दैट ओपिनियन। और मैंने यही स्ट्रैटेजी फॉलो करी थी इन लास्ट डेज कि अपने आप को कुछ भी हो जाए डिसहार्टन नहीं होने देना है। आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट, क्योंकि मुझे अपनी मेहनत पे भरोसा था। मुझे पता था कि मैंने मैंने एफर्ट डाला है यार। तो ऐसा नहीं है कि मुझे उस एफर्ट का बेनिफिट नहीं मिलेगा एंड में आके। ऐसा नहीं है कि मेरी मेहनत मुझे धोखा दे जाएगी या मेरी मेहनत ऐसी बिल्कुल वे में चली जाएगी। ऐसा कुछ नहीं था। मैंने अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंट रखा लास्ट के 15-20 डेज में। हेलो एवरीबॉडी, टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, मेरा नाम है मिताली शर्मा। आई बिलोंग टू आगरा, उत्तर प्रदेश। आई एम 18 years old. आई जस्ट पास 12th, जस्ट अभी नीट दे के फ्री हुई हूँ। मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था और मैंने एक ऑल इंडिया रैंक 68 सिक्योर करी है विथ 700 आउट ऑफ 720 मार्क्स इन नीट 2020। तो अगर मैं अपनी जर्नी के बारे में बताना स्टार्ट करूं तो मैं नीट के लिए लास्ट 2.5 साल से प्रिपेयर कर रही थी। एज इन जस्ट 10th के बोर्ड्स देने के बाद मैंने अपनी नीट के लिए तैयारी स्टार्ट करी थी। फॉर दैट आई वेंट टू कोटा टू प्रिपेयर। मैंने एलन करियर इंस्टीट्यूट के साथ 2 year क्लासरूम प्रोग्राम में एनरोल किया था और जस्ट अपने बोर्ड्स देने के बाद मैं कोटा के लिए चली गई थी विद इन लाइक 10 days आफ्टर गिविंग माई बोर्ड्स। तो हमारी क्लासेस कोटा में स्टार्ट हो गई थी फ्रॉम April 2018। कोटा में जाने के टाइम पर मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं सोचा था कि मुझे एक बहुत अच्छा कॉलेज चाहिए या बहुत अच्छी रैंक चाहिए नीट में। मैं बेसिकली अपने से कुछ एक्सपेक्ट कर नहीं गई थी। नो डाउट 10th में एक अच्छा परसेंटेज आया था। आई सिक्योर 96.8% 10th स्टैंडर्ड में, लेकिन मैं अपने आप से कोई एक्सपेक्टेशन लेकर नहीं गई थी नीट के लिए। स्पेशली मैंने बस ये सोचा था कि हाँ, एक डिसेंट कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। और मुझे कोटा के बारे में पर्सनली बिल्कुल कोई बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। कोटा के बारे में सब लोग अपने अपने परसेप्शंस रखते हैं, लेकिन मैं किसी कोटा के से निकले हुए स्टूडेंट को नहीं जानती थी, तो मेरे पास ज़्यादा परसेप्शंस थे नहीं कोटा के बारे में। मुझे कुछ ज़्यादा आइडिया था नहीं और मैं लिटरली ऐसे सोच के कोटा गई थी कि यार ठीक है, 2-3 घंटा पढ़ना पड़ेगा दिन में, बाकी टाइम मज़े करेंगे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे बिल्कुल पता ही नहीं था कि व्हाट इज़ द पैटर्न देयर इन कोटा, क्या करना होता है, कुछ नहीं पता था। तो आई वेंट टू कोटा और वहाँ जाकर पहला 1 month तो अपने आप को अकस्टम करने में लगा था विद द लाइफस्टाइल, विद द थिंग्स, क्योंकि मैं इससे पहले कभी हॉस्टल में नहीं रही थी। तो पहली बात तो फैमिली से दूर रहना, सारे काम खुद से करना, दैट वाज अनदर चैलेंज देयर। तो कोटा में रहने का पहला महीना वाज टू गेट अकस्टम्ड कि कोटा में रहना कैसे है, कोटा में करना क्या है, कोटा में मेरा लाइफस्टाइल आगे के 2 सालों में कैसा होने वाला है, इस चीज़ को समझना वाज माय फर्स्ट प्रायोरिटी। तो पहले 10 दिन कोटा में आई थिंक काफ़ी बुरे थे। आई यूज्ड टू क्राई एवरी डे रात को इन माई बेड, क्योंकि ऑब्वियसली घर की याद आती थी। एंड ऐसे लगता था कि आई हैव कम टू अ वेरी एलियनेटेड प्लेस, कि यहाँ पर एक अकेले कमरे में बंद दैट सॉर्ट ऑफ फीलिंग। लेकिन फिर 10-12 दिन में मैं अकस्टम हो गई थी, मतलब मुझे उस स्केड्यूल की आदत पड़ने लग गई थी। आई वॉज ओके विद इट कि सुबह खुद से उठना, सुबह अगर आप क्लास के लिए, मैं जैसे हमारी मॉर्निंग क्लास होती थी तो जल्दी उठना पड़ता था। सुबह 6:45 अराउंड से क्लास होती थी, तो मुझे एटलीस्ट सुबह 6 बजे तो उठना पड़ता था। एंड मैं कभी खुद से नहीं उठ पाती थी, मतलब बैक घर पे तो नहीं उठ पाती थी। तो वहाँ पर इस चीज़ की आदत डालना कि खुद से मैं अलार्म सेट करके सोऊं और मैं खुद से उठ जाऊं विदाउट फेल,
उसके बाद सुबह सुबह व्हेन आई गेट आउट ऑफ माई रूम तो मैं अपना पूरा कमरा क्लीन करके निकलूँ, क्योंकि जब मैं वापस आती थी क्लास से तो फिर अगर मुझे गंदा रूम मिलता था तो फिर अगेन मूड ख़राब होता था, क्योंकि क्लास से थके हारे आओ और उसके बाद दोबारा अपना कमरा साफ़ करना पड़े। इससे अच्छा सुबह करके निकलूँ। तो आई हैड टू गेट दीज थिंग्स इनटू माय हैबिट। तो मुझे यार मोटा मोटा 1 महीना लगा था ये सारी चीज़ें समझने में, ये सारी चीज़ें अपनी स्केड्यूल में इम्प्लीमेंट करने में। अब उस 1 महीने के बाद मेरे को समझ आया कि ठीक है, अब पढ़ाई का देखते हैं कि पढ़ाई में क्या करना है। तो उससे पहले जो हमारा फर्स्ट मंथ था, आई थिंक अगर हम अप्रैल में गए थे तो मई में हमारा फर्स्ट टेस्ट हुआ था एलन में, जिसमें मेरे मार्क्स आए थे 691। वो मेरा पहला टेस्ट था और मेरे मार्क्स आए थे। पहला टेस्ट एक्चुअली बहुत इजी होता है और कुछ खासा ऐसे होता नहीं है देने, मतलब समझने को या कॉन्सेप्चुअल कुछ ऐसा नहीं होता, काफ़ी आसान सा टेस्ट होता है। तो 691 आए थे, तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी विद माई स्कोर, आई वॉज़ वेरी सेटिस्फाइड कि हाँ चलो। तो उस पर्टिकुलर टाइम पर मुझे लगा कि नहीं यार, मैं यहाँ पर भी अच्छा परफॉर्म कर रही हूँ, तो मैं कुछ कर सकती हूँ, कुछ अच्छा आगे चल के नीट के थ्रू कोई अच्छा कॉलेज मुझे मिल सकता है। दैट वॉज द प्लेस जहाँ से मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना स्टार्ट हुआ था। उसके बाद मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस भी आया कि चलो अब हम अच्छे से लग के पढ़ाई करेंगे। और दैट वॉज द टाइम जब मैंने सोचा था कि अब नीट के लिए ढंग से प्रिपेयर करना है। तो मैंने नीट को अपना एक प्राइमरी गोल बना लिया था कि इस 2 साल के पीरियड ऑफ टाइम में मेरे दिमाग में सिर्फ एक चीज़ होनी चाहिए कि नीट एक अच्छी रैंक के साथ निकालना है, सिर्फ क्रैक नहीं करना है, एक अच्छी रैंक लेकर आनी है। तो ये वो टाइम था जब मैंने अपने आप को चीज़ों से कट ऑफ करना स्टार्ट किया था। तो पहली बात तो ये कि कोटा जाके, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने कुछ बहुत ख़ास या कुछ बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं बनाए हैं। गिने चुने दोस्त, वो भी मोस्टली इस वजह से बने थे क्योंकि मैं डाउट्स क्लियरिंग के लिए या चीज़ें डिस्कस करने के लिए लोगों से बात करती थी। इसके अलावा फालतू बात किसी से ज़्यादा नहीं होती थी मेरी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि फालतू बातें करने में, गॉसिपिंग करने में मेरा टाइम वेस्ट होता था, सामने वाले का टाइम वेस्ट होता था, जो मैं उस पर्टिकुलर टाइम पर नहीं करना चाह रही थी, मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकती थी। तो पहली चीज़ जो मैंने कट ऑफ करी थी वॉज कि मैंने बिल्कुल फ्रेंड्स ज़्यादा रखने का नहीं सोचा था। मैंने ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं बनाए थे, ना मैं ज़्यादा गॉसिपिंग में इन्वॉल्व थी इन पिछले 2 सालों में, ना ज़्यादा बातें शातें, कुछ नहीं। उसके अलावा मैं सोशल मीडिया की अगर बात करूं तो टिल माई 10th स्टैंडर्ड मैं ठीक ठाक एक्टिव थी सोशल मीडिया पे। मतलब आई हैड एन इंस्टाग्राम अकाउंट, मेरे पास एक फेसबुक अकाउंट था, मेरे पास व्हाट्सएप भी था, मैं यूट्यूब भी यूजुअली देख लिया करती थी आराम से। मतलब 10th तक लाइफ बहुत लेजरली चल रही थी, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई बाउंडेशन नहीं, कुछ नहीं, ना कभी पेरेंट्स ने कुछ कहा इस मामले में। लेकिन जब मैं कोटा गई, कोटा में इनिशियल 1.5 मंथ मैंने मेरे पास मेरा फ़ोन था, स्मार्टफोन था, तो मेरे पास ये था। तो ना मेरे पेरेंट्स की साइड से मुझे कभी कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन था कि तुम सोशल मीडिया मत यूज़ करो या ऐसे कुछ। तो मैंने पहले 1-2 महीने सोशल मीडिया यूज़ किया था प्रॉपर्ली, जैसे मैं 10th तक करती थी। लेकिन उसके बाद मुझे रियलाइज़ होने लगा कि नहीं यार, अगर पढ़ाई को ढंग से टाइम देना है, क्योंकि शुरू में तो पढ़ाई बहुत लीनियंट होती है, बहुत कम होती है, कुछ खास होता ही नहीं है पढ़ने को, 2-3 घंटे में सब पूरा हो जाता है। तो तब तक तो काम चल रहा था। लेकिन फिर जब 1-2 महीने पास हो गए, उसके बाद ये भी हुआ था मेरे साथ कि मेरा फर्स्ट टेस्ट बहुत अच्छा हुआ था, मेरी टॉप 10 के अंदर रैंक थी। लेकिन सेकंड टेस्ट में मुझे झटका लगा, मैं टॉप 20 से भी बाहर निकल गई थी। तो मेरे मार्क्स कुछ ऐसे थे 675 समथिंग, लेकिन मैं टॉप 20 से भी बाहर निकल गई थी। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था उस पॉइंट पर, मुझे मतलब कॉन्फिडेंस डाउन हो गया था मेरा। मुझे लगा था कि यार मैं क्या कुछ गलत कर रही हूँ और समथिंग लाइक दैट, कि ऐसी क्या कमी छोड़ रही हूँ मैं अपनी पढ़ाई में।
तो दैट वाज द पॉइंट। जब मैंने अपने आसपास देखा तो मैंने नोटिस किया कि यार जितने भी बच्चे हैं मेरे आसपास उनके पास तो सोशल मीडिया तो दूर, स्मार्टफोन तक नहीं है। तो दैट वाज द टाइम जब मैंने सोचा कि नहीं यार, अभी के लिए आई थिंक इट इज़ नॉट द राइट टाइम फॉर मी टू यूज़ सोशल मीडिया। और इसलिए मैंने अपने फ़ोन से फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब कुछ हटा दिया था। मतलब मैंने अपने फ़ोन के जितने फालतू ऐप्स थे एक्चुअली सब उड़ा दिए थे। मेरे फ़ोन में सिर्फ एक व्हाट्सएप था। व्हाट्सएप में रखती थी क्योंकि मुझे मेरी फैमिली से कांटेक्ट में, मतलब मुझे अगर अपनी फैमिली को कुछ भेजना है या कुछ उन्हें भेजना है उसके लिए, बाकी कोई फ़ोन में ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स नहीं थे तो मैं किसी और से बात भी नहीं करती थी व्हाट्सएप पे ज़्यादा। और उसके अलावा यूट्यूब था मेरे फ़ोन में। यूट्यूब इसलिए क्योंकि जब कभी भी मैं बोर होती थी तो मैं यूट्यूब पे जाकर कोई ऐसा ही फ़न वीडियो, कोई कॉमेडी वीडियो ऐसे कुछ देख लिया तो मैं उससे अपना मूड फ्रेश कर लेती थी। इसलिए मैं अपने पास यूट्यूब और व्हाट्सएप, दीज वर द ओनली 2 सोशल मीडियाज़ जो मेरे पास थे इन 2 सालों में। तो दिस वॉज द सेकेंड कट दैट आई मेड इन माई लाइफ कि मैंने सोशल मीडिया बिल्कुल कट ऑफ कर दिया। थर्डली, जितने मेरे आगरा के भी फ्रेंड्स थे, जो मतलब मेरे होम टाउन फ्रेंड्स थे या स्कूल फ्रेंड्स थे, पुराने फ्रेंड्स थे, मैंने उनसे भी ऑलमोस्ट पूरा 2 साल कट ऑफ रखा है। मैंने ज़्यादा किसी से कांटेक्ट में नहीं थी, मैं ज़्यादा बात किसी से नहीं हुई है। तो 2 साल बेसिकली इट वाज मैं और मेरी पढ़ाई। लेकिन मतलब थिंग्स आर नॉट ऑलवेज एज गुड एज दे सीम, आई वुड से। तो मेरे साथ क्या था कि स्पेशली 11th की अगर मैं बात करूं तो मेरी जर्नी इतनी फ्लुएंट नहीं रही है, इतनी स्मूथ नहीं रही है। स्पेशली 11th में आई हैव फेस्ड अप्स एंड डाउन्स बोथ। तो जैसे कि मैंने बताया कि मेरे सेकंड टेस्ट में मार्क्स काफ़ी कम रह गए थे, तो जो थर्ड टेस्ट था मैंने उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स पुट इन किए थे। आई वाज लाइक कि यार अब ये तो डू और डाई सिचुएशन है, अब तो करना ही करना है। तो डेफिनेटली वो टेस्ट बहुत अच्छा हुआ, उसमें मेरी सेकंड या थर्ड रैंक आई थी, तो मैं बहुत खुश हो गई थी। तो अब मैं खुश हो गई तो मैंने फिर खुशी खुशी में, ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने पढ़ाई नहीं करी, बट शायद थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में आ गई या पता नहीं क्या हुआ। जो फोर्थ टेस्ट था उसमें मेरी रैंक तो टॉप 10 में ही थी, लेकिन मार्क्स थोड़े कम थे एनीवे, बट मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं थी। तो ऐसे करते करते क्या हुआ कि थोड़े और मार्क्स कम हुए उसके अगले टेस्ट में, एंड फिर जो उसका अगला टेस्ट हुआ, मैंने टू बी वेरी ऑनेस्ट उस टेस्ट के लिए बहुत पढ़ाई करी थी। लाइक मैं कहूँ तो मैंने मतलब इतना ज़्यादा पढ़ाई करी थी कि शायद आज तक किसी टेस्ट के लिए ना करी हूँ। मैं मतलब बिल्कुल सुबह जल्दी उठकर पढ़ने बैठ जाती थी उस पर्टिकुलर टेस्ट के लिए। जिस दिन टेस्ट था उस दिन भी मैं सुबह 4-5 बजे उठ के बैठ गई थी, सिर्फ पढ़ाई कर रही थी। और फिर जब मैं टेस्ट देने गई, मैं पता नहीं ज़्यादा प्रेशर में आ गई थी या ज़्यादा डर गई थी या आई डोंट नो। जब मैं टेस्ट देने गई, एक तो मैंने बहुत सारी सिली मिस्टेक्स कर दी। सेकेंडली क्या हुआ कि जब मैं फ़िज़िक्स तक पहुंची तो मेरे पास टाइम बहुत कम बचा था, हार्डली 1 घंटा बचा था, और मुझे पूरी फ़िज़िक्स कंप्लीट करनी थी उस 1 घंटे में। और मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊँगी। और मैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पर इतना ज़्यादा एंशियस हो गई, घबरा गई, मैं लिटरली पसीने आ रहे थे, मैं आई वाज शेकिंग इन फियर कि यार ये क्या हो गया, मतलब ये क्या हो रहा है, मेरे मार्क्स बहुत कम आएंगे और अब क्या होगा। एंड द बिगेस्ट थॉट वाज, द बिगेस्ट फियर वाज कि यार अगले दिन जब मैं क्लास में जाऊँगी तो मैं टीचर्स को और बाकी सारे बच्चों को फेस कैसे करूँगी जब वो लोग देखेंगे कि मेरे मार्क्स इतने कम आए हैं। मतलब दिस वाज द थॉट, इतना मैंने दिमाग में अपने पता नहीं क्या बना रखा था, डर टाइप्स। तो जब मैं निकली टेस्ट देकर बाहर, मुझे पता था कि टेस्ट बहुत बुरा हुआ है, बहुत ज़्यादा बुरा हुआ है। एंड व्हेन आई रीच्ड माय रूम, मतलब आई क्राइड अ लॉट दैट डे, आई लिटरली क्राइड अ लॉट
क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि यार मैंने मेहनत तो बहुत करी थी, सब तो किया था, बट मतलब इतना बुरा रिज़ल्ट। आई स्कोर्ड 575 मार्क्स। मुझे पता है कि 575 कम नहीं होते हैं, लेकिन अगर मैं अपनी ओवरऑल जर्नी कंपेयर करूँ ना, मैं वो इंसान जिसने 691 से स्टार्ट किया था, तो लैंड करना 575 पे इतना पढ़ने के बाद वॉज अ शॉक, अ झटका फॉर मी। तो मुझे बहुत बुरा लगा था। उसके बाद फिर ज़्यादा बुरा तब लगता है जब लोग आपसे आपके मार्क्स पूछते हैं और फिर आपको बताना पड़ता है कि हमारे 575 आए हैं। मुझे बहुत बुरा लगा था उस दिन। मतलब आई वॉज लिटरली डिप्रेस्ड दैट डे। मतलब मैं इतना ज़्यादा डिप्रेस हो गई थी दैट माई फादर हैड टू लिटरली ट्रैवल फ्रॉम आगरा टू कोटा उसी दिन जस्ट टू कम एंड सी मी। मैं बहुत परेशान सी हो गई थी। तो इवन ही मेड मी टॉक टू अ साइकोलॉजिस्ट दैट डे। उन्होंने मेरी बात करवाई, ही काउंसल्ड मी, और तब जाके मैं थोड़ा ठीक हुई थी। मतलब आई वॉज लिटरली फेसिंग एंजाइटी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। उन्होंने मुझे बहुत समझाया कि इतना मार्क्स के लिए मत परेशान हो और सब ठीक हो जाएगा। बट या मैं बहुत परेशान रहती थी 11th स्टैंडर्ड में मार्क्स के लिए। फिर मैंने अपने आप को थोड़ा काम डाउन किया, थोड़ा फोकस अपना बढ़ाया, मार्क्स के पीछे भागना बंद किया। तो नेक्स्ट टेस्ट में मेरे मार्क्स फिर शूट अप हुए। मैंने अगले टेस्ट में 660 स्कोर किया। उसके अगले टेस्ट में मैंने 670 प्लस स्कोर किया था। तो उसके बाद मेरा ग्राफ थोड़ा इंक्रीज़ हुआ। लेकिन जो ये टाइम था ना 11th स्टैंडर्ड का, जब मैं अपना लो हिट कर रही थी, मतलब दिस वाज द टाइम जब मुझे लग रहा था कि यार अब तो दुनिया में कुछ बचा ही नहीं है मेरे लिए। मतलब मैं मतलब बिल्कुल यूज़लेस सा फील कर रही थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और अब मुझे लगता है कि यार वो फीलिंग कितनी गलत थी। मतलब अपने आप को सिर्फ 1 या 2 टेस्ट के मार्क्स पर जज कर लेना और ये सोच लेना कि यार हमारा तो अब कुछ हो ही नहीं सकता, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, इज़ वेरी रॉन्ग। मैं तब सोच भी नहीं सकती थी कि मैं एक्चुअल नीट के एग्ज़ाम में वो लड़की जो 575 मार्क्स लेकर रो रही है, वो एक्चुअल नीट के एग्ज़ाम में 700 ले आएगी। मैं कभी नहीं सोच सकती थी। बट आज जब ऐसा हुआ है तो मुझे ये चीज़ समझ आती है कि यार देखो, लाइफ में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है। लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं होता है कि हम नहीं कर सकते या हमारे बस की नहीं है। अगर हम ठान लें, अगर हम सोच लें कि हमें करना है, तो वी विल डेफिनेटली बी एबल टू डू इट। तो ये मुझे लगता है मेरी अब तक की नीट जर्नी का सबसे लोएस्ट मोमेंट था। बट विद माई पेरेंट्स सपोर्ट, विद माई टीचर सपोर्ट, मैंने इसे हैंडल किया, काफ़ी एफिशिएंटली हैंडल किया, आगे बढ़ी और अपने आप को रेजुविनेट किया। एंड बिकॉज ऑफ दैट आज मैं यहाँ पर हूँ। उसके बाद फिर जैसे जैसे टाइम पास हुआ, 11th स्टैंडर्ड बीता ऑलमोस्ट। उसके बाद जो हमारे मेजर टेस्ट हुए थे, मतलब जो फुल सिलेबस टेस्ट हुए थे 11th स्टैंडर्ड में, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने बहुत ख़ास स्कोर नहीं किया था उन टेस्ट में। मैं 600 प्लस पर रहती थी, बट 620 630 से ऊपर मेरे मार्क्स नहीं गए थे इन ऑल द फुल सिलेबस टेस्ट। कोई बहुत अच्छी रैंक भी नहीं आती थी मेरी उन टेस्ट में। बट उस पर्टिकुलर टाइम पे ना मैंने एक चीज़ करी थी, मैंने टेस्ट से अपने आप को फ़र्क पड़ाना बंद कर दिया था। मतलब मैं इतना ज़्यादा कहूँ कि डीमोटिवेट होना बंद कर दिया था उन टेस्ट से। मैंने अपने आप को ये समझा लिया था कि यार देखो, टेस्ट के मार्क्स टेम्पररी होते हैं। आज एक टेस्ट हुआ है, कल दूसरा हो जाएगा, मार्क्स वैरी करते रहेंगे, लेकिन उससे अपनी प्रेपरेशन को, अपनी पढ़ाई को, अपनी तैयारी को अफेक्ट करवाना इज़ वेरी रॉन्ग। उसके बाद हमें ना 11th के बाद, जस्ट 11th ख़त्म होने के बाद, सारे टेस्ट ख़त्म होने के बाद एक पूरा 1 मंथ ब्रेक मिला था। तो उसमें मैं अपने घर आ गई थी। मैंने 1 मंथ
आई वुड से पूरी तरह से इंजॉय किया है। मैंने उस पूरे 1 मंथ में बिल्कुल पढ़ाई नहीं की थी। हाँ, और उसके बाद फिर अगेन अप्रैल 2019 में आई वॉज बैक टू कोटा टू प्ले माई सेकेंड इनिंग्स और 12th बिगन। तो जब 12th स्टार्ट हुई थी ना, मैंने सोचा था कि यार वो सबका एटीट्यूड होता है कि इस साल तो छोड़ देंगे, बिल्कुल बहुत ही अच्छा परफॉर्म करना है, सब कुछ करना है, बहुत अच्छे से ट्राई करना है, चीज़ें हैंडल करने का, चीज़ें सब कुछ करने का। तो मैंने एक बहुत ही स्ट्रिक्ट रूटीन बना लिया था अपने लिए 12th की स्टार्टिंग से। आई वाज लाइक कि बिल्कुल अब तो लग जाना है, अब तो लास्ट ईयर है, बिल्कुल सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, बस पढ़ाई पढ़ाई पूरा दिन, ऐसा कुछ। तो मैंने एक बहुत ही स्ट्रिक्ट टाइम टेबल बना लिया था अपने लिए, और मुझे लगा था कि अगर मैं ये टाइम टेबल अच्छे से फॉलो करती हूँ तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। तो वो स्ट्रिक्ट टाइम टेबल मैंने 1 महीना फॉलो किया। उसके बाद हुआ हमारा पहला टेस्ट, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरा टेस्ट मेरे अकॉर्डिंग बहुत अच्छा हुआ था। लेकिन जब रिज़ल्ट आया तो मार्क्स आए 655, ठीक है, और बायो में फुल थे, केमिस्ट्री में 1 या 2 मिस्टेक्स थी हार्डली, और फिज़िक्स में बहुत सारी मिस्टेक्स थी। अब फिज़िक्स में क्यों इतनी सारी मिस्टेक्स थी, जब मैंने एनालाइज़ किया तो मुझे पता चला कि यार मैं सारी मिस्टेक्स सिली मिस्टेक्स करके आई हूँ। मतलब कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, कोई क्वेश्चन को जल्दी जल्दी में पढ़ लिया, कुछ मतलब मेरी मोस्ट ऑफ द मिस्टेक्स ऐसी थी। तो उस पॉइंट पे मैं इतना डिसहार्टेड हुई, आई वाज लाइक यार सब प्रिपेयर किया, सब कुछ किया, मतलब और फिर भी मार्क्स नहीं आए। तो फिर मुझे लगा कि यार देखो, सिर्फ हार्ड वर्क विल नॉट वर्क हियर। ये कंपटीशन है, इसमें सिर्फ मेहनत काम नहीं करेगी। तो तब मैंने आई स्टार्टेड ट्रेनिंग माई ब्रेन कि नहीं यार, इट्स नॉट ओनली अबाउट स्टडिंग, इट्स नॉट ओनली अबाउट सब कुछ याद रखना, इट्स अबाउट कि तुम पेपर में कैसा परफॉर्म कर रहे हो। अल्टीमेटली वो 3 घंटे डिसाइड करने वाले हैं कि तुम्हारा क्या होगा। जो तुम्हारी ये ईयर लॉन्ग प्रिपरेशन है ये नहीं, सिर्फ वो 3 घंटे डिसाइड करेंगे कि तुम आगे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लोगे या नहीं लोगे, और अगर लोगे तो वो मेडिकल कॉलेज एम्स होगा या MAMC या फिर कोई और, सिर्फ वो 3 घंटे डिसाइड करेंगे। इसलिए आई स्टार्टेड ट्रेनिंग माई ब्रेन इन दैट डायरेक्शन कि वो 3 घंटे में मुझे अपना बेस्ट आउटपुट देना, और मुझे अब हर एक क्वेश्चन को ऐसे ट्रीट करना है, मतलब हर एक क्वेश्चन को इक्वल इम्पोर्टेंस देनी है, हर एक क्वेश्चन को मतलब इजी क्वेश्चन को बिल्कुल लाइटली नहीं लेना है, डिफ़िकल्ट को ऐसा नहीं है कि मतलब मैं इजी और डिफ़िकल्ट को डिफरेंटली ट्रीट कर रही हूँ। हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स देगा मुझे, हर एक क्वेश्चन मुझसे 5 मार्क्स छीन सकता है, तो हर एक क्वेश्चन इक्वल इम्पोर्टेंस डिज़र्व करता है इन द एग्ज़ाम। इसीलिए सेकंड टेस्ट के लिए मैंने अपने आप को, अपने ब्रेन को एक्चुअली इस तरह से ट्रेन करना स्टार्ट किया। तो इन द सेकंड टेस्ट आई स्कोर्ड 705 मार्क्स, और आई थिंक दिस वॉज द बिगिनिंग, दिस वॉज लिटरली द बिगिनिंग। मतलब इसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक। मुझे लगा कि यार जब एलन के टेस्ट में मैं 705 ला सकती हूँ, तो नीट का एग्ज़ाम वो तो आसान ही आता है, इसमें क्यों नहीं ला सकती 700+। दिस वॉज द स्टार्टिंग। यहाँ मुझे लगा कि नहीं यार मिताली, देयर इज़ नो लुकिंग बैक, और तू अपने आप को टॉप 100 में देख सकती है एट एनी कॉस्ट। आना है तो आना है, ठीक है। देन थर्ड टेस्ट हुआ, उसमें भी आई स्कोर्ड अराउंड 700। तो मोर और लेस मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि 12th में मैंने हर टेस्ट में 700 क्रॉस किया है, लेकिन या 12th में मेरा एवरेज 11 से काफ़ी बेटर था। मेरा एवरेज 670-680 के बीच में था। मैं 650 से नीचे बहुत कम टेस्ट में गई हूँ 12th स्टैंडर्ड में, क्योंकि मैंने अपने आप को ज़्यादा फोकस किया, और मैंने अपने आप को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की डायरेक्शन में ट्रेन करना स्टार्ट कर दिया था 12th में। 12th वॉज द टाइम जब मैं ढंग से समझ गई थी कि पैटर्न क्या होने वाला है। 11th में मुझे इतना श्योरिटी नहीं थी, बट 12th में मैं ढंग से समझ गई थी कि
प्रिपरेशन करनी कैसे है, मतलब क्या पढ़ना है, किस डायरेक्शन में पढ़ना है, वॉज द थिंग जो मैं 12th में आके समझी थी। और मैंने 12th में आके अपने आप को ढंग से ट्रेन करना स्टार्ट किया था, एंड दैट इज़ द आई थिंक रीज़न विच हेल्प्ड मी कम एट दिस प्लेस टुडे। इसके अलावा आई वुड से कि 12th में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें मतलब हमारे वे में आती हैं जो थोड़ा सा हमारे प्रेपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्ट्रैक्टिव हो जाती है। मतलब डिस्ट्रैक्टिव नहीं मैं कहूँगी, बट या हमारी प्रेपरेशन को थोड़ा सा इफ़ेक्ट करती है। जैसे हमें बोर्ड्स भी देने होते हैं 12th स्टैंडर्ड में। तो क्या था कि फिर जब मैंने जब 12th एंड हो रही थी बिल्कुल, तो मैंने 12th के एंडिंग में हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया था दिसंबर तक। तो दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट हो जाने के बाद मैंने सिलेबस का रिवीजन स्टार्ट कर दिया था। तो दिसंबर या मैं कहूँ जनवरी स्टार्टिंग तक मैंने ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस एक बार तो रिवाइज़ कर दिया था, पूरा सिलेबस। मतलब जनवरी स्टार्टिंग वाज द टाइम जब मुझे ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस ढंग से आता था, ढंग से रिवाइज था सब कुछ। उसके बाद आई थिंक जनवरी स्टार्टिंग में हमारी प्रैक्टिकल्स की डेट्स आ गई थी। तो उसके बाद फिर आई केम बैक होम कोटा से, एंड घर आके फिर मैंने बोर्ड्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी जनवरी से। तो आई गेव 2 months टू माई बोर्ड प्रिपरेशन, जनवरी एंड फेब्रवरी एंड से हमारे बोर्ड्स चालू थे। तो ये 2 महीने पूरे, अब इन 2 महीनों में मैंने अपना ध्यान ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव पे ले आई थी। मैंने एलन मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को, नीट को थोड़ा सा साइड कर दिया था। जो हमारे टेस्ट्स हो रहे थे एलन में वो मैं कॉन्टिन्यूसली दे रही थी ऑनलाइन पैटर्न में। मैं ऑनलाइन देती थी, लेकिन मैं पढ़ नहीं रही थी ऑब्जेक्टिवली। मैंने सब्जेक्टिवली पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, मतलब मैं NCERTs पढ़ रही थी। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं मेंशन करना चाहूँगी कि जब नीट 2019 का पेपर हुआ था, तो नीट 2019 का पेपर जब मैंने देखा मतलब एवरी सभी ने देखा था, तो एवरीबडी वॉज ऑफ दैट थॉट कि यार पेपर कितना आसान है और मतलब बहुत इजी पेपर आया है ये वो। दैट वॉज द टाइम जब मैंने अपने आप को एक चीज़ समझाई थी, और मतलब मैंने ये चीज़ रियलाइज़ करी थी कि नाउ NTA हैज़ स्टार्टेड मेकिंग द पेपर। तो पहले तो कुछ लोग ऐसे भी बोल रहे थे कि शायद बाय चांस की बात है कि 2019 का पेपर इजी बन गया। लेकिन उसके बाद एक सेकेंड राउंड भी हुआ था, उड़ीसा में पेपर रिपीट हुआ था 2019 में, और मैंने वो वाला पेपर भी चेक किया था, और वो वाला पेपर भी वॉज ऑलमोस्ट ऑफ द लेवल ऑफ द फर्स्ट पेपर ओनली। कुछ खासा डिफरेंस नहीं था उन दोनों पेपर्स में। तो दैट वॉज द टाइम ऑफ माई रियलाइजेशन कि पेपर इजी आ सकता है और 90% पेपर इजी आएगा। मैं ये चीज़ एक्सेप्ट कर चुकी थी। तो आई थिंक जून या जुलाई में वॉज द टाइम जब मैं 2019 का पेपर एक बार अटेम्प्ट करके देख रही थी। नहीं, एक्चुअली लास्ट में अक्टूबर नवंबर में मैं जब पेपर अटेम्प्ट करके देख रही थी 2019 का, मुझे उस पेपर में कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे क्वेश्चंस लगे जो हमें कोचिंग में नहीं पढ़ाए गए थे ऑन अ रेगुलर बेसिस। फिर मैंने सर्च करना स्टार्ट किया कि ये क्वेश्चंस एक्चुअली हैं कहाँ से। सब तो कह रहे हैं पेपर बहुत ईजी है, मतलब ये क्वेश्चंस कहीं होंगे तो हमारे मटीरियल से। तो आई फाउंड आउट कि वो सारे क्वेश्चंस NCERT से थे, और NCERT के भी उन चैप्टर्स से थे ये क्वेश्चंस जिन्हें मैं एज अ स्टूडेंट इग्नोर करके चल रही थी। जैसे कि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, जैसे कि ऑर्गेनिक, 12th की ऑर्गेनिक के लास्ट के 3 चैप्टर्स, जैसे कि S ब्लॉक जैसे चैप्टर्स NCERT से। तो दैट वाज द टाइम ऑफ माय रियलाइजेशन जब शायद मेरी बत्ती जली थी कि नहीं, ये जो मैं इतना एलन कर रही हूँ या इतना मॉड्यूल कर रही हूँ,
इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि पेपर एनसीईआरटी से बनने वाला है, एलन के मॉड्यूल से नहीं। दैट वॉज द टाइम ऑफ माई रियलाइजेशन, एंड आई थिंक वो रियलाइजेशन वॉज द मतलब वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ माइंड टूवर्ड्स गेटिंग अ गुड रैंक इन नीट 2020। दैट वॉज द टाइम जब मैंने अपने आप को समझाया था कि नहीं यार, कुछ भी हो जाए एनसीईआरटी इज़ माई प्रायोरिटी। अगर मतलब मेरे एलन के टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं भी आते हैं इतने, कोई बात नहीं, लेकिन मैं एनसीईआरटी को छोड़ नहीं सकती हूँ। मुझे एनसीईआरटी हर चीज़ की कवर करनी है और अच्छे से कवर करनी है। और मेरे को प्लस पॉइंट मिला था बोर्ड से, क्योंकि बोर्ड्स में हमें एनसीईआरटी कवर करनी होती है, तो 12th की एनसीईआरटीज़ बोर्ड्स की वजह से मेरी कवर हो गई थी। और 11th की एनसीईआरटीज़ मैंने इस पर्टिकुलर पीरियड में, ये जो मैं बता रही हूँ अक्टूबर नवंबर से लेकर जनवरी स्टार्टिंग तक, मैंने अपनी 11th की एनसीईआरटी सारी बैठ के कवर करी थी। तो बायो की एनसीईआरटी तो मैं पूरा साल पढ़ते हुए आई थी, दोनों बायो की एनसीईआरटीज़ 11th प्लस 12th मैंने पूरा साल अच्छे से पढ़ी है। तो बायो की एनसीईआरटी में मुझे कोई प्रॉब्लम एज सच थी नहीं। बात थी फिज़िक्स और केमिस्ट्री की एनसीईआरटी की। तो केमिस्ट्री की एनसीईआरटी में मैं कहूँगी कि स्पेशली इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मैंने पूरी एनसीईआरटीज़ अच्छे से पढ़ी हैं, और कम से कम एक एक चैप्टर को 5 से 10 बार पढ़ा है एनसीईआरटी से। 11th प्लस 12th दोनों की एनसीईआरटीज़। फिज़िकल केमिस्ट्री में जो 11th वाले टॉपिक्स हैं, उसमें मैंने हर एक चैप्टर को कम से कम एक रीडिंग तो दी थी, लेकिन उसके बाद फिर मुझे लगा था कि इन चैप्टर्स में कुछ ज़्यादा इतना इम्पॉर्टेंट है नहीं। तो जब मैंने पहली रीडिंग दी थी, तभी मैंने सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें मार्क कर दी थी उन चैप्टर्स में, जो जो मुझे लगता है कि मेरे मटेरियल से बाहर हैं, या जो मैंने जो चीज़ें पहले से नहीं पढ़ रखी हैं, वो सब मैंने मार्क कर दिया था। और जब मुझे दोबारा कभी वो चैप्टर एनसीईआरटी से रिवाइज करना होता था, तो मैं दोबारा चैप्टर पूरा नहीं पढ़ती थी, मैं सिर्फ वो पॉइंट्स देख लेती थी जो मैं मार्क करे रख लेते थे। बात रही 12th की फिज़िकल केमिस्ट्री की एनसीईआरटी, तो मैंने वो पूरी एनसीईआरटी फिज़िकल केमिस्ट्री के टॉपिक्स 2 से 3 बार एनसीईआरटी से पढ़े थे 12th वाले, क्योंकि वही बात है बोर्ड्स देने थे, तो आई वाज लाइक कि हाँ पढ़ लेते हैं, तो मैंने वो पूरी पढ़ी थी। बात रही फिज़िक्स की एनसीईआरटी की, तो फिज़िक्स में भी 12th की एनसीईआरटी मैंने पूरी एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड लाइन बाय लाइन 2 बार कवर करी है एटलीस्ट, या शायद उससे ज़्यादा ही करी है। 2 बार पक्का करी है बोर्ड से पहले, क्योंकि बोर्ड्स देने थे। और आप सबने सुना होगा, एवरीबडी सेड फिज़िक्स के बोर्ड एग्ज़ाम के बाद कि फ़िज़िक्स का पेपर बहुत टफ आया था। पर्सनली मुझे फ़िज़िक्स का पेपर टफ नहीं लगा था। फ़िज़िक्स का पेपर जस्ट एनसीईआरटी बेस्ड आया था, और तुम किसी से भी पूछ लेना, इवन स्कूल गोइंग बच्चे जो होते हैं वो एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन वर्ड बाय वर्ड कवर नहीं करते हैं। मैंने किया था, और मुझे एनसीईआरटी पढ़ने के बाद 12th का बोर्ड एग्ज़ाम बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं लगा था फ़िज़िक्स का। तो इफ़ यू वांट तुम ट्राई कर सकते हो, और तुम्हें करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली एनटीए के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस नीट का इज़ एनसीईआरटी ओनली। तो बिफोर डूइंग ऑल सच काइंड्स ऑफ रेफरेंस बुक्स कि हम एच.सी. वर्मा कर लें, डी.सी. पांडे कर लें, वी.एम. शर्मा कर लें, या दुनिया भर की और बुक्स कर लें, एक बार एनसीईआरटी की तरफ भी देखो। और मैं तो कहूँगी कि अगर सिलेक्शन चाहिए और अगर एक अच्छी रैंक चाहिए, फॉल इन लव विद एनसीईआरटी। एनसीईआरटी वो एकमात्र ऐसी किताब है जो तुम्हें ज़ीरो से हीरो बना सकती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर एनसीईआरटी ढंग से करके जाओगे तो यार सिलेक्शन तो क्या, कोई अच्छी रैंक भी नहीं रोक सकता। मूविंग ऑन, तो मेरा एनसीईआरटी रियलाइजेशन हुआ था ये 12th स्टैंडर्ड में, एंड आई थिंक दैट इज़ द रीज़न कि मैंने 12th में काफ़ी स्मूथ परफॉर्म किया। और स्पेशली आफ्टर डूइंग द 2019 पेपर, मैंने अपने आप को ये चीज़ समझा ली थी कि यार कुछ भी हो जाए पेपर तो आसान आने वाला है, इसलिए अपने आप को फुल्ली प्रिपेयर्ड रखना है इजी पेपर के लिए, और एनसीईआरटी ढंग से करके जानी है। तो मैंने बोर्ड्स दिए अपने आराम से, और मेरे बोर्ड्स अच्छे हुए थे। मेरे 12th स्टैंडर्ड में 97.2% आए थे, टू बी स्पेसिफिक।
पीसीबी में बायो में 99 थे, फिजिक्स में 96 थे और केमिस्ट्री में 97 मार्क्स थे। तो बोर्ड्स ख़त्म हो जाने के बाद उसके बाद आई थिंक हमारा लास्ट बोर्ड एग्ज़ाम था 14 मार्च को, और तब तक कोविड ज़्यादा वाइड स्प्रेड था नहीं इंडिया में। तो आई डिसाइडेड कि मतलब डिसाइडेड क्या, मेरा पहले से ही फिक्स था कि बोर्ड्स के बाद वापस कोटा जाना है एंड आई हैव टू स्टार्ट माई प्रेपरेशन। और तब तक नीट पोस्टपोनमेंट का ऐसा कोई जिक्र नहीं हो रहा था, नीट अपने टाइम पर ही होने वाला था। तो आई रिटर्न बैक टू कोटा, आई स्टार्टेड माई प्रेपरेशन कीपिंग इन माइंड कि 3 मई को नीट हो जाएगा। आई स्टार्टेड माई प्रेपरेशन विद इन 15 डेज़, ये 15 भी नहीं, आई वुड से 10 डेज़ ये इन्फॉर्मेशन, लॉकडाउन अनाउंस हो गया था और ये इन्फॉर्मेशन आ गई थी कि नीट विल बी पोस्टपोन्ड टिल मे एंड बोला गया था तब तक। तो अब लॉकडाउन अनाउंस हो गया और ये सब हो गया, तो फिर सिलेबस सारा कंप्लीट था यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने जनवरी तक अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद बोर्ड एग्जाम्स के लिए पूरी 12th की दोबारा कर ली थी। विद इन 10-15 डेज़ मैंने अपनी 11th को भी दोबारा रिवाइज कर लिया था। तो सिलेबस कंप्लीट हो गया था। और फिर जब ये अनाउंस हुआ कि नीट अब नहीं हो रहा है, मतलब पोस्टपोन हो रहा है, तो मुझे एक तो बुरा लगा डेफिनेटली, क्योंकि मेरा सिलेबस हो रखा था। आई वांटेड कि नीट जल्दी से ख़त्म हो जाए, बट नहीं हुआ। तो फिर मेरा पढ़ाई से थोड़ा थोड़ा मन उठने लगा था, मेरा मन नहीं करता था टू बी वेरी ऑनेस्ट तब पढ़ाई करने का। तो मैं उस पर्टिकुलर टाइम पर इतना ज़्यादा नहीं पढ़ रही थी, मैंने अपनी पढ़ाई को थोड़ा ब्रेक दे रखा था। उसके बाद फिर अप्रैल में मैं कोटा से वापस भी आ गई थी अपने घर, अप्रैल एंड तक मैं वापस आ गई थी। फिर जब मैं घर आई तो मैं घर पे मुझे पढ़ने की आदत थी नहीं। मैंने 2 साल अपनी प्रिपरेशन नीट के लिए कोटा से करी है, तो मतलब कोटा में मेरा रूम, जो मेरा एटमॉस्फेयर मुझे वहाँ मिलता था, दैट वाज ओनली द वन थिंग जो मुझे हेल्प करता था प्रिपेयर करने में। तो पहली बात तो घर आके मेरा एनवायरनमेंट ही नहीं सेट हो पाया था पढ़ने का, तो मैं इसलिए पढ़ नहीं पा रही थी कुछ खास। प्लस लॉकडाउन और नीट पोस्टपोनमेंट, तो मतलब बिल्कुल मन नहीं करता था। तो दिस वॉज द पॉइंट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम नॉट लाइंग हियर, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी, छोड़ दी थी, मतलब बुक्स को साइड रख दिया था फॉर लाइक मई, जून एंड जुलाई, 3 महीने मैंने अपनी पढ़ाई बिल्कुल छोड़ दी थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब 3 महीने मैंने अपनी बुक्स की शक्ल भी नहीं देखी है। आई वॉज कॉन्स्टेंटली, मतलब ये 3 महीने मैंने सिर्फ अपने दिल की सुनी है, जो मेरा मन आया करने का मैंने वो किया है। इफ़ आई वॉन्टेड टू डांस आई डांस, इफ़ आई वॉन्टेड टू कुक मैंने कुक किया है, इफ़ आई वॉन्टेड टू ड्रॉ आई यूज्ड टू ड्रॉ। मतलब मैंने अपना हर जगह हाथ मार के देखा है कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। आई लिटरली एक्सप्लोर्ड माई सेल्फ इन दीज 3 मंथ्स। मैंने कुछ और नहीं किया, मैंने पढ़ाई को लिटरली बिल्कुल परे कर दिया था। मैंने इनफैक्ट आई इवन स्टार्टेड यूजिंग सोशल मीडिया वापस से। आई कनेक्टेड विद ऑल माई ओल्ड फ्रेंड्स ऑल्सो। तो मैंने ये 3 महीने लिटरली रिलैक्स किया है, कुछ और नहीं किया, और पढ़ाई तो दूर दूर तक नहीं की। उसके बाद देन फाइनली जुलाई एंड तक जब ये फाइनल डेट आ गई कि 13 सितंबर इज़ द डेट ऑफ नीट, तो दैट वाज द टाइम जब मुझे लगा कि हाँ चलो अब बहुत रिलैक्सेशन हो गया, अब फाइनली जो गोल है उस पर फोकस कर लेते हैं और लेट्स डू दिस। तो अगस्त स्टार्टिंग से आई वुड से वॉज द टाइम जब मैंने अपना स्केड्यूल रिगेन किया। मैंने एक टाइम टेबल बनाया अपने लिए, जहाँ मैंने डिसाइड किया कि मेरे को कौन कौन से चैप्टर रिवाइज करने हैं। अब जो मेरा ये वाला फाइनल टाइम टेबल था, जब मैंने आई थिंक अगस्त के महीने में अपना पूरा सिलेबस 2 बार रिवाइज किया है, मतलब 15 डेज आई टुक फॉर रिवाइजिंग द सिलेबस इन 1 गो। हाँ, तो मैं एटलीस्ट दिन में 7 से 8 चैप्टर्स कर लेती थी। आई हैड अ ट्रिमेंडस स्पीड।
लास्ट के 1 महीने में, क्योंकि मैं सारे चैप्टर्स को एक बार रिवाइज, मतलब एक बार नहीं 3 से 4 बार रिवाइज कर चुकी थी पहले। तो मतलब इट वॉज वेरी ईजी फॉर मी टू रिवाइज द चैप्टर्स काफ़ी जल्दी। और ये जो लास्ट का 1-1.25 महीना था, 1-1.5 महीना था आई वुड से नीट के लिए, उसमें मैं बिल्कुल एक्स्ट्रा चीज़ों की तरफ नहीं भागी हूँ। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस किया है और थोड़ा बहुत एलन का मटेरियल। बाकी मोस्टली व्हाट आई कॉन्सेंट्रेटेड ऑन वाज एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी। तो लास्ट का 1.5 मंथ वाज ऑल अबाउट एनसीईआरटी एंड आई थिंक मतलब मैंने बहुत अच्छा किया कि मैंने लास्ट का 1-1.5 महीना सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस किया। आई थिंक दैट इज़ व्हाट हेल्प्ड मी कम हियर टुडे। उसके अलावा आई वुड से कि नीट के एंड डेज में स्पेशली मतलब मेरे जो शॉर्ट नोट्स थे एनसीईआरटी से रिलेटेड, या जो भी मैंने चीज़ें कॉम्पैक्ट करके बनाई हुई थी, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया। प्लस नीट के एंड डेज में, बिल्कुल एंड डेज में, लाइक द लास्ट वीक और द लास्ट 10 days, ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन बायोलॉजी एंड आईओसी एंड ओसी। मतलब फिज़िक्स और फिज़िकल केमिस्ट्री पे थोड़ा कम फोकस करना, क्योंकि ये बायो और ये सारा पार्ट जो होता है ये याद करने वाला होता है। तो वी वांट कि हमें ये जो चीज़ें हैं, जो याद करने वाली चीज़ें हैं, ये हम जल्दी भूल जाते हैं या रिवाइज नहीं हुई तो हमारे दिमाग से स्लिप कर जाती हैं। इसलिए प्लीज़ ट्राई कि लास्ट के 10 days या लास्ट के 1 week में इन पे ग्रास्प ज़्यादा रहे। उसके अलावा ट्राई दिस कि लास्ट के 10 days में या लास्ट के 1 week में प्लीज़ डू नॉट ट्राई अटेम्प्टिंग एनी काइंड ऑफ टेस्ट। क्या होता है कि क्योंकि एक तो चीज़ यही होती है कि जो कोचिंग के टेस्ट बन रहे होते हैं, स्पेशली एंडिंग में जो टेस्ट बन रहे होते हैं ना, वो थोड़े हाई लेवल टेस्ट होते हैं। वो लोग अपने मॉड्यूल से और अपने स्टडी मटेरियल से ज़्यादा कंटेंट डालते हैं, जिससे कि क्या होता है, मैं जैसे बता रही हूँ मैंने ज़्यादा मॉड्यूल्स पे फोकस किया नहीं था लास्ट 1 month में, मैं मोस्टली एनसीईआरटी फोकस कर रही थी। तो मेरे मॉड्यूल बेस्ड क्वेश्चंस गलत हो जाते थे या मुझे नहीं आते थे, वो तो मैं छोड़ देती थी, जिसकी वजह से मेरे मार्क्स कम आते थे। और अगर मार्क्स कम आएंगे तो कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता था। उसके अलावा एक और बॉम्ब फोड़ा गया था थ्रू एनटीए, विच वाज ये एनटीए अभ्यास ऐप और उसके क्वेश्चंस। तो मतलब ये सब आई थिंक जुलाई में स्टार्ट हुआ था एनटीए अभ्यास ऐप पे टेस्ट पेपर्स आना। और मतलब everybody got very scared and there was a very mixed reaction of people regarding the NTA अभ्यास टेस्ट की बहुत डिफ़िकल्ट टेस्ट हैं और ये NTA के थ्रू आ रहे हैं। तो जब NTA के थ्रू इतने डिफ़िकल्ट टेस्ट आ रहे हैं तो मतलब नीट का पेपर भी बहुत डिफ़िकल्ट आएगा। बट आई डोंट नो वाई, मैंने 2019 का नीट का पेपर जब देखा, मैंने 2019 के दोनों मेंस के पेपर्स देखे, मैंने 2020 का जनवरी का मेंस का पेपर देखा, तो मुझे बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी कि नहीं यार, जिस पैटर्न पे एनटीए चल रहा है, जिस पैटर्न पे एनटीए पेपर दे रहा है, नीट का पेपर डिफ़िकल्ट नहीं आएगा, नीट का पेपर एनसीईआरटी बेस्ड ही आएगा। इसलिए मैंने अपने आप को एनसीईआरटी पर फोकस रखा था। मैंने एनटीए अभ्यास ऐप से मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा टेस्ट नहीं दिए हैं। आई हार्डली गेव 7-8 टेस्ट, आई वुड से 8-9 हार्डली, इससे ज़्यादा टेस्ट मैंने नहीं दिए थे। और मेरा स्कोर 600 से 650 के बीच में रहता था इन टेस्ट्स में। 650 के आसपास भी बहुत लेट, बहुत बाद में पहुंचा था, वरना अर्ली 600s में रहता था। 600, 602, 605, 610 ऐसे कुछ मेरा स्कोर रहा करता था तब। लेकिन मैंने कभी अपने आप को ना एनटीए के मार्क्स से या एलन के मार्क्स से डिसहार्टन नहीं होने दिया, क्योंकि मुझे पता था ये मेरा एंड मोमेंट ऑफ प्रिपरेशन है। अगर अभी डिसहार्टन हो गई तो 2 साल की प्रिपरेशन को ख़राब कर दूँगी मैं, और मैं वो बिल्कुल नहीं चाहती थी। क्योंकि यार देखो, आई एम टेलिंग यू कि मुझे पता था, मुझे अपने अंदर से पता था कि मैंने ना बहुत कुछ इन 2 सालों में सैक्रिफाइस किया है सिर्फ इस एक एग्ज़ाम के लिए, सिर्फ इस
एक एग्ज़ाम में अच्छी रैंक लाने के लिए। तो आई वॉज लिटरली ऑफ दैट ओपिनियन कि मैंने जितने सैक्रिफाइसेस किए हैं ना, मैंने जितनी चीज़ें छोड़ी हैं इन 2-2.5 सालों में, मैं उस सब का बदला निकाल के आऊँगी उस पेपर से। उस पेपर को मुझे वो सब रिटर्न करना पड़ेगा जो सब मैंने अपने 2 साल में छोड़ा, जो सब मैंने इस पेपर के लिए नहीं किया, वो सब मैं इस पेपर के बाद करने के लायक बनूँगी। मैं वो सब खुद करूँ। मैंने जितना सोशल मीडिया नहीं चलाया इन 2 सालों में, जितने फ्रेंड्स नहीं बनाए इन 2 सालों में, जितनी पार्टीज मिस करी, जितना जो कुछ भी मिस किया, मैं वो सब इस पेपर के बाद करने वाली हूँ और ये पेपर मुझे वो सब रिटर्न करके देगा। आई वॉज ऑफ दैट ओपिनियन। इसीलिए मैंने अपने आप को कभी डिसहार्टन नहीं होने दिया रिगार्डिंग मेरे टेस्ट के मार्क्स। मैं हमेशा अपने आप से एंड के डेज में स्पेशली ये बोलती रही कि कोई बात नहीं मिताली, नहीं आ रहे टेस्ट में मार्क्स, मतलब कम आ रहे हैं, कोई बात नहीं, मेरे नीट में आएंगे और तब सब देखेंगे। अभी कोई नहीं देख रहा है, कोई बात नहीं, बट जब नीट में आएंगे तब एवरीबडी विल से कि हाँ हम इसे जानते हैं एंड शी वॉज द वन जो हमारी क्लास में पढ़ती थी, या शी वॉज द वन जिससे हम कभी मिले थे और इसके नीट में इतने मार्क्स आ गए। तो आई वॉज ऑफ दैट ओपिनियन और मैंने यही स्ट्रैटेजी फॉलो करी थी इन लास्ट डेज कि अपने आप को कुछ भी हो जाए डिसहार्टन नहीं होने देना है। आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट, क्योंकि मुझे अपनी मेहनत पे भरोसा था। मुझे पता था कि मैंने मैंने एफर्ट डाला यार। तो ऐसा नहीं है कि मुझे उस एफर्ट का बेनिफिट नहीं मिलेगा एंड में आके। ऐसा नहीं है कि मेरी मेहनत मुझे धोखा दे जाएगी या मेरी मेहनत ऐसे बिल्कुल वेव में चली जाएगी, ऐसा कुछ नहीं था। मैंने अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंट रखा लास्ट के 15-20 डेज में आए थे। One important question that almost every aspirant has, या almost every aspirant is asking me also, कि हमारी फ़िज़िक्स बहुत वीक है, आप फिज़िक्स में क्या करते थे, या हमें फ़िज़िक्स में क्या करना चाहिए, कौन सी बुक्स रेफ़र करनी चाहिए। देखो, एक चीज़ तो मैं उससे बहुत क्लियरली मेंशन कर देना चाहती हूँ कि मैंने टू बी वेरी ऑनेस्ट कोई एक्स्ट्रा बुक्स या रेफरेंस बुक्स नहीं यूज़ करी थी। आई जस्ट डिड माई एलन स्टडी मटीरियल, जो सब कुछ हमें एलन से मिला मैंने वो सब कुछ किया था, और उसके अलावा NCERT, ये दोनों चीज़। इनफैक्ट एलन के मॉड्यूल भी बाद में, सबसे पहले NCERT वॉज माई फर्स्ट प्रायोरिटी टू डू, और उसके बाद एलन के मॉड्यूल्स और एलन का सारा स्टडी मटीरियल। इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया। डेफिनेटली इफ़ आई हैव टू टेल, देखो रेफरेंस बुक्स का बुखार ना सबको चढ़ता है। एक बार 2 साल के प्रेपरेशन में सबको लगता है कि यार हम ये वाली बुक भी कर लें, वो वाली बुक भी कर लें, हम टॉप कर जाएंगे, हमारा सेट हो जाएगा सब कुछ, पर ऐसा नहीं होता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को भी ये बुखार चढ़ा था, मेरे को भी जोश चढ़ा था कि हाँ मैं रेफरेंस बुक्स ले लेती हूँ, मैं सारी रेफरेंस बुक्स 1 महीने में सॉल्व करके ख़त्म कर दूँगी एंड देन बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, बहुत सब कुछ अच्छा होगा। तो HCV तो मैं कहूँगी मैंने जाते ही खरीद ली थी, और उसके बाद फिर मैंने 2-3 और रेफरेंस बुक्स खरीदी थी और मैंने सोचा था कि मैं कर दूँगी। लेकिन मैंने बुक्स खरीदी, उसके बाद फिर हमारे 11th के बाद वाली छुट्टियाँ हो गई थी, तो उस 1 महीने में मैं कुछ पढ़ी नहीं। और फिर जब मैं 12th में आई और जब मैंने 2019 का पेपर देखा और मुझे जो ये रियलाइजेशन हुआ कि NCERT ही आती है और पेपर ईजी आता है, मैंने लिटरली अपनी सारी बुक्स, जितनी भी एक्स्ट्रा बुक्स मैंने खरीदी थी, एक जगह पैक करी और साइड में रख दी। आई वाज लाइक कि मैं इनकी तरफ देखने नहीं वाली हूँ। और लिटरली अगर किसी को मेरी रेफरेंस बुक्स देखने को मिले तो मतलब मेरी रेफरेंस बुक्स लिटरली बिल्कुल कोरी पड़ी हुई है, मैंने यूज़ ही नहीं करी है, वो मैंने सॉल्व नहीं करी है। तो आई डेफिनेटली बॉट रेफरेंस बुक्स, बट मैंने यूज़ बिल्कुल नहीं करी थी। अगर एक्स्ट्रा बुक्स की बात करूँ अपार्ट फ्रॉम नीट प्रिपरेशन, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ बोर्ड्स के लिए 10 ईयर्स खरीदे थे। दैट वाज द ओनली एक्स्ट्रा बुक काइंड ऑफ थिंग जो मैंने शायद नीट के अलावा जो करा था बोर्ड्स के लिए। NCERT और 10 ईयर्स वाज द ओनली थिंग दैट आई डिड, इसके अलावा और कुछ भी नहीं PCB के लिए। उसके अलावा
आई वुड से दैट फिज़िक्स में स्पेशली, अगर फिज़िक्स के लिए हम बात कर रहे हैं तो मेरी स्ट्रैटेजी ये होती थी, ये एक कॉमन स्ट्रैटेजी थी पहले तो हर सब्जेक्ट के लिए, कि जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उस दिन वो मैं अच्छे से समझूं। अगर मुझे कोई भी डाउट आता है उस पर्टिकुलर चीज़ में जो मुझे आज ही क्लास में पढ़ाई जा रही है, तो आई यूज़ टू मेक श्योर कि मैं वो चीज़ आज का आज ही क्लियर कर दूँ, या तो टीचर से या अपने किसी फ्रेंड से, बट मेरे मन में कोई डाउट रह ना जाए किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग। आई यूज़ टू ट्राई दिस फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, आई हैड अ हैबिट कि आज जो भी पढ़ाया गया है उसे आज का आज रिवाइज कर लेना है, जितना भी होमवर्क दिया गया है आज का आज ख़त्म कर लेना है। और उसके अलावा जब मैं स्पेशली फिज़िक्स करने बैठती थी तो आई यूज़ टू मेक श्योर कि मैं पूरे क्लास नोट्स, मतलब जब मैं इनिशियली चैप्टर पढ़ रही हूँ तो मैं सारे क्लास नोट्स कवर करती थी। जितने क्वेश्चंस हमको क्लास नोट्स में करवाए जाते थे वो सब मैं दोबारा से करके देखती थी एक बार अपने खुद से। देन व्हाट आई यूज़ टू डू वाज कि जो हमारा मतलब क्वेश्चन सॉल्विंग वाला पार्ट होता है उसके लिए मेरे पास एलन के मॉड्यूल्स थे। तो एलन के मॉड्यूल्स में जितने भी क्वेश्चंस दे रखे होते थे, एक्सरसाइज 1, 2, 3, बीच के सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स, बिगनर बॉक्सेस, मैं सब कुछ सॉल्व करती थी। सब कुछ चैप्टर, मतलब जो चैप्टर क्लास में चल रहा है उसका सब कुछ मैं सॉल्व करके देखती थी। आई डिड नॉट लीव एनीथिंग फ्रॉम द मॉड्यूल्स एटलीस्ट। मैं इसलिए मैं बस सबको यही बोल देना चाहती हूँ कि यार ज़्यादा चीज़ों के पीछे मत भागो, अपने कंटेंट को लिमिटेड रखो, लेकिन मेक श्योर कि जो तुम्हारा लिमिटेड कंटेंट है ना उसे तुम अच्छे से कर रहे हो। मैंने एलन के मॉड्यूल्स और एनसीईआरटी पे स्टिक रही, तो मैंने ये दोनों चीज़ें एटलीस्ट बहुत अच्छे से करी हैं। अगर कोई मेरा मॉड्यूल देखेगा तो मैं ये बहुत कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ कि मैंने अपने मॉड्यूल्स का एक एक क्वेश्चन खुद से ट्राई करा हुआ है, मैंने कुछ नहीं छोड़ा अपने मॉड्यूल्स में। तो फिज़िक्स करते टाइम जब मैं इनिशियली चैप्टर रिवाइज करती थी तो मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करती थी, सब कुछ ढंग से करती थी। और फिर जो क्वेश्चंस मुझे नहीं आए होते थे फर्स्ट ट्राई में, या जो मुझे डिफ़िकल्ट लगे होते थे या जो मुझे अच्छे लगे होते थे कि हाँ इस क्वेश्चन में मुझे ज़्यादा सोचना पड़ा या मुझे थोड़ी सी दिक्कत आई, उन्हें मैं स्टार मार्क कर लेती थी। स्टार बना लिया या कुछ सर्कल बना लिया, उन्हें एक अलग कलर के पेन से मार्क कर लेती थी। और उसके बाद जब भी वो चैप्टर मुझे दोबारा करना होता था, वो चैप्टर किसी टेस्ट में रिपीट होना होता था या ऐसे कुछ होता था, तो मैं ऑब्वियसली अपने क्लास नोट्स को रिवाइज करती थी। फिर जब मुझे सॉल्व करने होते थे क्वेश्चन तो मैं सिर्फ वो स्टार मार्क क्वेश्चन देखती थी। उसके अलावा कुछ चैप्टर्स के लिए मैंने फॉर्मूला चार्ट बनाना भी सोचा था कि जो चीज़ें हैं जो मुझे याद नहीं रहती हैं, क्योंकि मेडिकल एंट्रेंसेस में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि फ़िज़िक्स में मोस्टली क्वेश्चंस फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, इसलिए फॉर्मूले याद रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने फॉर्मूला चार्ट्स बना लिए थे कि हर एक चैप्टर के इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले एक जगह लिख देती थी, और उनको फिर जब भी मैं फ्री बैठी हूँ या मेरा कुछ और करने का मन नहीं करता है तो मैं उन फॉर्मूला चार्ट्स को देखती रहती थी, जिससे क्या होता था कि मतलब मेरे दिमाग में कुछ घुसता रहता था और मैं चीज़ें भूलती नहीं। तो दैट वाज अनदर स्ट्रैटेजी रिगार्डिंग फिज़िक्स। उसके अलावा फिर जब सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट हो गया था तो मैं ट्राई करती थी कि एक फ़िज़िक्स का चैप्टर रिवाइज करने में मुझे कम से कम टाइम लगे, और मैं लास्ट में आते आते ट्राई करती थी कि मैं ज़्यादा सॉल्विंग पर ध्यान दूँ, क्वेश्चन सॉल्विंग पर रादर दैन थ्योरी रीडिंग पर। थ्योरी के लिए मैं सिर्फ अपना फॉर्मूला चार्ट मोस्टली रेफ़र करती थी, और अगर मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ तो जो क्वेश्चंस मेरे गलत हो जाते थे उनसे रिगार्डिंग मैं थ्योरी पढ़ लिया करती थी। और उसके अलावा लास्ट में आते आते क्योंकि मैंने एनसीईआरटी फोकस करना ज़्यादा स्टार्ट कर दिया था, तो हर एक चैप्टर जैसे मैं अगर आज वर्क फॉर एनर्जी कर रही हूँ तो मैं उसके क्वेश्चंस देखूँगी, थोड़ी बहुत थ्योरी देखूँगी, और मैं उसकी एनसीईआरटी ज़रूर एक बार देखती थी बिफोर कंप्लीटिंग द चैप्टर। तो दिस वाज माय बेसिक स्ट्रैटेजी एट फिज़िक्स जो मैंने अप्लाई करी थी अपनी फिज़िक्स स्ट्रॉन्ग करने के लिए। फाइनली आई स्कोर्ड 170 आउट ऑफ 180 इन फिज़िक्स।
One important question that almost every aspirant has, या almost every aspirant is asking me also, कि हमारी फ़िज़िक्स बहुत वीक है, आप फिज़िक्स में क्या करते थे, या हमें फ़िज़िक्स में क्या करना चाहिए, कौन सी बुक्स रेफ़र करनी चाहिए। देखो, एक चीज़ तो मैं उससे बहुत क्लियरली मेंशन कर देना चाहती हूँ कि मैंने, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोई एक्स्ट्रा बुक्स या रेफरेंस बुक्स नहीं यूज़ करी थी। आई जस्ट डिड माई एलन स्टडी मटीरियल, जो सब कुछ हमें एलन से मिला मैंने वो सब कुछ किया था। और उसके अलावा NCERT, ये दोनों चीज़, इनफैक्ट एलन के मॉड्यूल की बात में सबसे पहले NCERT वॉज माई फर्स्ट प्रायोरिटी टू डू, और उसके बाद एलन के मॉड्यूल्स और एलन का सारा स्टडी मटीरियल। इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया। डेफिनेटली इफ़ आई हैव टू टेल, देखो, रेफरेंस बुक्स का बुखार ना सबको चढ़ता है एक बार 2 साल के प्रेपरेशन में। सबको लगता है कि यार हम ये वाली बुक भी कर लें, वो वाली बुक भी कर लें, हम टॉप कर जाएंगे, हमारा सेट हो जाएगा सब कुछ। बट ऐसा नहीं होता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को भी ये बुखार चढ़ा था, मेरे को भी जोश चढ़ा था कि हाँ मैं रेफरेंस बुक्स ले लेती हूँ, मैं सारी रेफरेंस बुक्स 1 महीने में सॉल्व करके ख़त्म कर दूँगी, एंड देन बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, बहुत सब कुछ अच्छा होगा। तो HCV तो मैं कहूँगी मैंने जाते ही खरीद ली थी, और उसके बाद फिर मैंने 2-3 और रेफरेंस बुक्स खरीदी थी, और मैंने सोचा था कि मैं कर दूँगी। लेकिन मैंने बुक्स खरीदी। उसके बाद फिर हमारी 11th के बाद वाली छुट्टियाँ हो गई थी, तो उस 1 महीने में मैं कुछ पढ़ी नहीं। और फिर जब मैं 12th में आई और जब मैंने 2019 का पेपर देखा, और मुझे जो ये रियलाइजेशन हुआ कि NCERT ही आती है और पेपर ईजी आता है, मैंने लिटरली अपनी सारी बुक्स, जितनी भी एक्स्ट्रा बुक्स मैंने खरीदी थी, एक जगह पैक करी और साइड में रख दी। आई वाज लाइक कि मैं इनकी तरफ देखने भी नहीं वाली हूँ। और लिटरली अगर किसी को मेरी रेफरेंस बुक्स देखने को मिले, तो मतलब मेरी रेफरेंस बुक्स लिटरली बिल्कुल कोरी पड़ी हुई हैं, मैंने यूज़ ही नहीं करी हैं, वो मैंने सॉल्व नहीं करी हैं। तो आई डेफिनेटली बॉट रेफरेंस बुक्स, बट मैंने यूज़ बिल्कुल नहीं करी। अगर एक्स्ट्रा बुक्स की बात करूँ अपार्ट फ्रॉम नीट प्रिपरेशन, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ बोर्ड्स के लिए 10 ईयर्स खरीदे थे। दैट वॉज द ओनली एक्स्ट्रा बुक काइंड ऑफ थिंग जो मैंने शायद नीट के अलावा जो करा था बोर्ड्स के लिए। NCERT और 10 ईयर्स वॉज द ओनली थिंग दैट आई डिड। इसके अलावा और कुछ भी नहीं PCB के लिए। इसके अलावा आई वुड से दैट फिज़िक्स में स्पेशली, अगर फिज़िक्स के लिए हम बात कर रहे हैं, तो मेरी स्ट्रैटेजी ये होती थी, ये एक कॉमन स्ट्रैटेजी थी पहले तो हर सब्जेक्ट के लिए, कि जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उस दिन वो मैं अच्छे से समझूँ। अगर मुझे कोई भी डाउट आता है उस पर्टिकुलर चीज़ में जो मुझे आज ही क्लास में पढ़ाई जा रही है, तो आई यूज़ टू मेक श्योर कि मैं वो चीज़ आज का आज ही क्लियर कर दूँ, या तो टीचर से या अपने किसी फ्रेंड से, बट मेरे मन में कोई डाउट रह ना जाए किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग। आई यूज़ टू ट्राई दिस फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, आई हैड अ हैबिट कि आज जो भी पढ़ाया गया है उसे आज का आज रिवाइज़ कर लेना है, जितना भी होमवर्क दिया गया है आज का आज ख़त्म कर लेना है। और उसके अलावा जब मैं स्पेशली फ़िज़िक्स करने बैठती थी, तो आई यूज़ टू मेक श्योर कि मैं पूरे क्लास नोट्स, मतलब जब मैं इनिशियली चैप्टर पढ़ रही हूँ तो मैं सारे क्लास नोट्स कवर करती थी। जितने क्वेश्चंस हमको क्लास नोट्स में करवाए जाते थे वो सब मैं दोबारा से करके देखती थी एक बार अपने खुद से। देन व्हाट आई यूज़ टू डू वाज कि जो हमारा क्वेश्चन सॉल्विंग वाला पार्ट होता है, उसके लिए मेरे पास एलन के मॉड्यूल्स थे। तो एलन के मॉड्यूल्स में जितने भी क्वेश्चंस दे रखे होते थे, एक्सरसाइज 1, 2, 3, बीच के सॉल्व एग्जाम्पल्स, बिगनर बॉक्सेस, मैं सब कुछ सॉल्व करती थी। सब कुछ चैप्टर, जो चैप्टर क्लास में चल रहा है उसका सब कुछ मैं सॉल्व करके देखती थी। आई डिड नॉट लीव एनीथिंग फ्रॉम द मॉड्यूल्स एटलीस्ट। इसलिए मैं बस सबको यही बोल देना चाहती हूँ कि यार ज़्यादा चीज़ों के पीछे मत भागो, अपने कंटेंट को लिमिटेड रखो, लेकिन मेक श्योर कि जो तुम्हारा लिमिटेड कंटेंट है ना उसे तुम अच्छे से कर रहे हो। मैंने एलन के मॉड्यूल और NCERT पे स्टिक रही, तो मैंने ये दोनों चीज़ें एटलीस्ट बहुत अच्छे से करी हैं। अगर कोई मेरा मॉड्यूल देखेगा तो मैं ये बहुत
कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ कि मैंने अपने मॉड्यूल्स का एक एक क्वेश्चन खुद से ट्राई करा हुआ है, मैंने कुछ नहीं छोड़ा अपने मॉड्यूल्स में। तो फिज़िक्स करते टाइम जब मैं इनिशियली चैप्टर रिवाइज करती थी तो मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करती थी, सब कुछ ढंग से करती थी। और फिर जो क्वेश्चंस मुझे नहीं आए होते थे फर्स्ट ट्राई में, या जो मुझे डिफ़िकल्ट लगे होते थे या जो मुझे अच्छे लगे होते थे कि हाँ इस क्वेश्चन में मुझे ज़्यादा सोचना पड़ा या मुझे थोड़ी सी दिक्कत आई, उन्हें मैं स्टार मार्क कर लेती थी। स्टार बना लिया या कुछ सर्कल बना लिया, उन्हें एक अलग कलर के पेन से मार्क कर लेती थी। और उसके बाद जब भी वो चैप्टर मुझे दोबारा करना होता था, वो चैप्टर किसी टेस्ट में रिपीट होना होता था या ऐसे कुछ होता था, तो मैं ऑब्वियसली अपने क्लास नोट्स को रिवाइज करती थी। फिर जब मुझे सॉल्व करने होते थे क्वेश्चन तो मैं सिर्फ वो स्टार मार्क क्वेश्चन देखती थी। उसके अलावा कुछ चैप्टर्स के लिए मैंने फॉर्मूला चार्ट बनाना भी सोचा था कि जो चीज़ें हैं जो मुझे याद नहीं रहती हैं, क्योंकि मेडिकल एंट्रेंसेस में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि फ़िज़िक्स में मोस्टली क्वेश्चंस फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, इसलिए फॉर्मूले याद रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने फॉर्मूला चार्ट्स बना लिए थे कि हर एक चैप्टर के इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले एक जगह लिख लेती थी और उनको फिर जब भी मैं फ्री बैठी हूँ या मेरा कुछ और करने का मन नहीं करता है तो मैं उन फॉर्मूला चार्ट्स को देखती रहती थी, जिससे क्या होता था कि मतलब मेरे दिमाग में कुछ घुसता रहता था और मैं चीज़ें भूलती नहीं थी। तो दैट वाज अनदर स्ट्रैटेजी रिगार्डिंग फिज़िक्स। उसके अलावा फिर जब सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट हो गया था तो मैं ट्राई करती थी कि एक फ़िज़िक्स का चैप्टर रिवाइज करने में मुझे कम से कम टाइम लगे। और मैं लास्ट में आते आते ट्राई करती थी कि मैं ज़्यादा सॉल्विंग पर ध्यान दूँ, क्वेश्चन सॉल्विंग पर रादर दैन थ्योरी रीडिंग पर। थ्योरी के लिए मैं सिर्फ अपना फॉर्मूला चार्ट मोस्टली रेफ़र करती थी, और अगर मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ तो जो क्वेश्चंस मेरे गलत हो जाते थे उनसे रिगार्डिंग मैं थ्योरी पढ़ लिया करती थी। और उसके अलावा लास्ट में आते आते क्योंकि मैंने एनसीईआरटी फोकस करना ज़्यादा स्टार्ट कर दिया था, तो हर एक चैप्टर जैसे मैं अगर आज वर्क फॉर एनर्जी कर रही हूँ तो मैं उसके क्वेश्चंस देखूँगी, थोड़ी बहुत थ्योरी देखूँगी और मैं उसकी एनसीईआरटी ज़रूर एक बार देखती थी बिफोर कंप्लीटिंग द चैप्टर। तो दिस वाज माय बेसिक स्ट्रैटेजी एट फिज़िक्स जो मैंने अप्लाई करी थी अपनी फिज़िक्स स्ट्रॉन्ग करने के लिए। फाइनली आई स्कोर्ड 170 आउट ऑफ 180 इन फिज़िक्स। If I talk about my strategy for chemistry, तो मैं अपनी स्ट्रैटेजी फॉर केमिस्ट्री को तीनों पार्ट्स के लिए अलग अलग बताऊंगी, फिज़िकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। तो फिज़िकल केमिस्ट्री इज़ मच लाइक फिज़िक्स ओनली, मतलब जो मेरी स्ट्रैटेजी थी वो इन दोनों चीज़ों के लिए ऑलमोस्ट सेम ही थी। कि मैं पहले सारे क्वेश्चंस ट्राई करती थी और पूरे क्लास नोट्स रिवाइज करती थी, फॉर्मूला चार्ट्स बनाती थी जैसे मैंने फिज़िक्स के लिए बनाए थे, और फिर इवेंचुअली बाद में आते आते मैंने ज़्यादा सॉल्विंग पे कॉन्सेंट्रेट करना स्टार्ट कर दिया था और एनसीईआरटी फोकस करना स्टार्ट कर दिया था फॉर फिज़िकल केमिस्ट्री, ऑलमोस्ट सेम लाइक फिज़िक्स। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और बायो का पैटर्न ऑलमोस्ट सेम था मेरे लिए। बायो में डेफिनेटली एनसीईआरटी मैंने बहुत ज़्यादा फोकस करी है, बायो में करनी भी चाहिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि नीट 2020 में आई थिंक सारे क्वेश्चंस, मेरे हिसाब से सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड ही थे। मुझे नहीं लगा कि कोई ऐसा क्वेश्चन था जो एनसीईआरटी से बाहर का था या जो एनसीईआरटी में जिसका जिक्र नहीं कर रखा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम एनसीईआरटी को बहुत ढंग से पढ़ लेते हैं, अगर मुझे बोलना हो तो मैंने एनसीईआरटी का हर एक चैप्टर ऑन एन एवरेज 25 बार पढ़ा होगा, ऑन एन एवरेज या। तो मुझे ये कहना है कि बायो में एनसीईआरटी फोकस करना बहुत ज़रूरी है और सारे डायग्राम्स पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है, सारी लेबलिंग्स पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। एनसीईआरटी की एक एक लाइन को पढ़ना और समझना बहुत ज़रूरी है, याद रखना बहुत ज़रूरी है, एंड दैट इज़ द ओनली वे दैट वी कैन गेट थ्रू इन बायोलॉजी। और अगर हम एनसीईआरटी ढंग से पढ़ लेते हैं यार, आई गारंटी 320-330 प्लस तुम आराम से स्कोर कर सकते हो।
और आई माई सेल्फ स्कोर्ड फुल मार्क्स इन बायोलॉजी। मेरा नीट 2020 में एक भी बायो का क्वेश्चन गलत नहीं हुआ था। और मुझे ऐसा लगता है कि वो अटेम्प्ट करने के लिए NCERT इज़ इनफ। उसके बाद इफ़ आई टॉक अबाउट इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में हाँ मतलब NCERT तो करनी ही करनी है, स्पेशली 12th की NCERTs। मुझे ऐसा लगता है कि जो 12th के टॉपिक्स हैं इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के, वो थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि 12th की ऑर्गेनिक तो है भी बहुत वास्ट, मतलब सारे जो भी फंक्शनल ग्रुप्स वाले चैप्टर्स हैं वो सारे 12th में ही दे रखे हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनका एक एक रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बच्चे बोलते हैं कि एक्स्ट्रा रिएक्शंस हम कहाँ से करें और एक्स्ट्रा चीज़ें हम कहाँ से लें। नीट 2020 में भी और नीट 2019 में भी मुझे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं लगा जो NCERT के बाहर का कोई रिएक्शन NTA ने पेपर में डाला हो, मुझे तो ऐसा नहीं लगा। डेफिनेटली फॉर ऑर्गेनिक जो मैंने किया था वो ये था कि NCERT डेफिनेटली, उसके अलावा जो हमें एलन ने नोट्स बनवाए गए थे जो मॉड्यूल में हमें दे रखा था इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में, मैंने वो सब किया था। लेकिन स्पेशली फॉर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मुझे नहीं लगता कि NCERT से बाहर कुछ भी गया था इन द मेन एग्ज़ाम। इसीलिए पहले प्लीज़ 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 ट्राई एंड कवर NCERT। उसके बाद अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास टाइम बच रहा है या तुम कुछ और करना चाहते हो, सिर्फ देन ड्रिफ्ट टू अदर थिंग्स, अदरवाइज फर्स्ट ट्राई एंड कंप्लीट योर NCERTs ओनली। So that is pretty much what it looks like to study inorganic, organic and biology। और रेपिटेटिव रिविजन्स बहुत ज़रूरी हैं बायोलॉजी और इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के लिए, क्योंकि मैं तो स्पेशली आई एम ईज़िली फॉरगेटिव पर्सन, मतलब मुझे चीज़ें याद करने में भी टाइम लगता है और चीज़ें भूल में जल्दी जाती हैं। तो इसीलिए मैं ट्राई करती थी कि रादर दैन कि मैं एक ही चीज़ को लेकर बैठी रहूँ बिल्कुल कि मैं 2 घंटे में या 3 घंटे में से याद कर लूँगी, मैं उस चीज़ को हर रोज़ 5 मिनट देना ज़्यादा प्रेफर करती थी, जिससे मेरा एक्सेसिव टाइम भी ना वेस्ट हो और वो चीज़ ज़्यादा टाइम तक के लिए मेरे दिमाग में रिटेन भी रहती थी इस पर्टिकुलर चीज़ से। तो दैट वॉज प्रिटी मच माई सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी विच आई फॉलोड इन माई प्रेपरेशन फॉर नीट 2020। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं यहाँ पर मेंशन कर देना चाहती हूँ वो ये है कि एक बहुत ही बुरी चीज़ होती है जो प्रेपरेशन में, स्पेशली जो स्टूडेंट्स कोटा में रहते हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम आती है, विच इज़ पीयर प्रेशर। मतलब हम कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं अपने आसपास वाले बच्चों को लेके। हम जब देखते हैं कि वो बंदा 6 से 8 घंटे दिन में पढ़ रहा है, मुझसे ज़्यादा पढ़ रहा है, या कभी कभी ऐसे होता है कुछ लोग होते हैं जो हमें लगता है कि हमसे बहुत कम पढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी उनके मार्क्स हमसे ज़्यादा आ जा रहे हैं, तो हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट करने लग जाते हैं, या हम ये सोचने लग जाते हैं कि यार हमसे तो होगा ही नहीं, हमसे तो इतने अच्छे अच्छे लोग बैठे हुए हैं। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, प्रिपरेशन की स्टार्टिंग में मुझे भी ऐसे ही लगता था कि यार मेरे से तो इतने बेटर स्टूडेंट्स हैं इन द होल प्रिपरेशन के रन में, जो मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे जो 6-7 से भी प्रिपेयर कर रहे होते हैं नीट के लिए, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो मुझसे ज़्यादा फोकस्ड हैं या जो कॉन्स्टेंटली मुझसे ज़्यादा मार्क्स लेकर आते हैं। तो मैं ऐसे बच्चों को तो बीट ही नहीं कर सकती, ये लोग तो बहुत ही अच्छे हैं। और मतलब आई यूज़ टू फील लाइक कि मतलब मैं सोच भी कैसे सकती हूँ कि मेरी टॉप 100 में रैंक आ जाएगी, क्योंकि इतने सारे बच्चे तो मैं जानती हूँ जो मुझसे ऑलरेडी आगे हैं, तो मैं इन्हें तो पीछे कर ही नहीं पाऊँगी। ये मेरा थॉट था और मैं हमेशा से बहुत कॉम्पिटिटिव हूँ भी, मतलब आई गेट कॉम्पिटिटिव वेरी इजीली एट वेरी स्मॉल थिंग्स। तो आई थिंक यार ये चीज़, ये वाली फीलिंग अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि मैं खुद बता रही हूँ, दिस इज़ माई एक्सपीरियंस कि जब मैं स्टार्टिंग में ऐसे सोचती थी तो आई टोल्ड कि स्टार्टिंग में मेरा परफॉर्मेंस और मेरा जो सारा सब कुछ चल रहा था वो कितना हिला हुआ था, वो कितना मतलब डिस्टर्ब सॉर्ट था।
लेकिन जब मैंने अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना स्टार्ट किया, जब मैंने ये सोचना स्टार्ट किया कि नहीं, इवन आई कैन डू इट, आई मतलब जो एफ़र्ट्स मैं लगा रही हूँ ना, उन एफ़र्ट्स को कोई नहीं रोक सकता, कोई मेरी मेहनत को मुझसे नहीं छीन सकता, कोई मेरी मेहनत को स्टॉप नहीं कर सकता। दैट वॉज द टाइम जब मैंने आगे बढ़ना स्टार्ट किया इन माई जर्नी, जब मैंने मतलब प्रेपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रो करना स्टार्ट किया, तो दैट वॉज द टाइम। तो प्लीज़ स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विद एवरीबडी एल्स, क्योंकि यार हम सबका अलग अलग होता है। एज इन मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे भी देखे हैं टू बी ऑनेस्ट, जो पूरा दिन पढ़ते हैं लेकिन फिर भी उनके मार्क्स इतने अच्छे नहीं आ पाते, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो दिन का अगर 3-4 घंटे भी पढ़ते हैं तो भी वो बहुत अच्छा स्कोर कर जाते हैं। इसीलिए प्लीज़ अपनी स्टडी को अपने स्टडी आवर्स से जज मत करो, अपनी स्टडी को क्वांटिटी से मत जज करो। ट्राई टू मतलब जज योर स्टडी विद द क्वालिटी ऑफ स्टडी दैट यू आर डूइंग। जो जितना तुम पढ़ रहे हो आज के दिन में, मान लेते हैं अगर तुमने आज के 3 चैप्टर करे, नो मैटर तुमने 3 घंटे में करे या वो 3 चैप्टर या 6 घंटे में, मैटर एंड में ये करता है कि वो चैप्टर्स कितने टाइम तक रिटेन रहते हैं और कितने रिटेन रहते हैं। दैट इज़ द एक्चुअल थिंग विच मैटर्स। इसीलिए कभी भी अपने आप को किसी और से कंपेयर करके अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है वो इंसान पूरा दिन पढ़ रहा हो लेकिन उसके दिमाग में कुछ घुस ही ना रहा हो सकता है उससे कुछ रिटेन रखा ही ना जाता हो। और ऐसे भी नहीं करना है कि मेरे बगल वाला अगर 2 घंटे पढ़ रहा है तो मैं भी 2 घंटे ही पढ़ना स्टार्ट कर दूँ, कि उसके भी 2 घंटे पढ़ के अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो मेरे भी आ जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। हो सकता है कि कुछ चीज़ें वो 2 घंटे में याद कर लेता और मुझे याद करने में 4 घंटे लगते हैं। इसीलिए अपना स्टडी प्लान, अपना स्टडी टाइम टेबल, सब कुछ अपने आप के कैपेबिलिटीज़, अपनी स्टडी नीड्स, अपनी स्टडी रिक्वायरमेंट, अपने मार्क्स को देखकर बनाना है और किसी और से खुद को कंपेयर नहीं करना है। हम इस जर्नी में अकेले हैं, अभी से लेके स्टार्टिंग से लेके बिल्कुल एंडिंग तक। देयर विल बी नोबडी जो हमारे साथ खड़ा रहेगा। जब तुम एग्ज़ाम देने जाओगे तो तुम अकेले ही जाओगे, अगर सिलेक्शन होगा, रैंक आएगी तो तुम्हारी आएगी, और अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो तभी भी तुम्हारा ही नहीं होगा, कोई और तुम्हारा फ्रेंड या तुम्हारा दोस्त तुम्हारा साथ देने नहीं खड़ा होगा। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए है जो चीज़, वो है टू बी सेल्फिश। अपना देखना पहले बहुत ज़रूरी है, अपने आप के लिए सोचना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को खुद से हेल्प करना, खुद से अपने आप के लिए एफ़र्ट्स लगाना बहुत ज़रूरी है, रादर दैन एक्सपेक्टिंग कि कोई और आके तुम्हारे लिए कुछ करे या तुम किसी और से इन्फ्लुएंस होकर कुछ करो। तो दिस इज़ वन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई वांटेड टू मेंशन। ऑल्सो एक और चीज़, मोटिवेशन। मतलब होता है कि 2 साल का पीरियड जो होता है प्रेपरेशन का, काफ़ी लंबा पीरियड होता है। तो शुरू में हम जोश में स्टार्ट करते हैं कि हम बहुत अच्छे से सब कुछ करेंगे, लेकिन फिर जैसे जैसे टाइम बीतता है और हम चीज़ों से अकस्टम्ड होने लग जाते हैं, हम बोर हो जाते हैं, हमारा मन नहीं करता है। तो देयर वर अ लॉट ऑफ डेज़, मैं कहूँगी मेरी जर्नी में भी, जब मुझे लगता था कि यार पढ़ने का मन नहीं हो रहा है या अब नहीं पढ़ना है एंड थिंग्स लाइक दैट। तो अगर ऐसा होता है तो पहली चीज़ तो ये यार कि ये ना बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसे नहीं कि रोज़ तुम अपने आप को यही बहाना दे रहे हो कि आज पढ़ने का मन नहीं हो रहा है। डेफिनेटली आई वुड से कि अगर तुम अपने टाइम टेबल में कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पा रहे हो ना, कि तुम 1 महीना प्रॉपर्ली ढंग से पढ़ पा रहे हो और 1 महीना ढंग से पढ़ने के बाद तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यार आज पढ़ने का मन नहीं है, तो यू कैन डेफिनेटली टेक अ ब्रेक ऑन दैट डे। फिर उस दिन अपने आप को बिल्कुल ओवर एग्जर्ट मत करो कि नहीं पढ़ने का मन नहीं हो रहा है तो भी ज़बरदस्ती पढ़े जा रहे हैं। उस दिन के लिए पढ़ाई छोड़ दो, उस दिन के लिए रिफ्रेश योरसेल्फ, कुछ बाहर से अच्छा खा लो या अपनी कोई हॉबी फॉलो कर लो, अपने किसी पुराने फ्रेंड से बात कर लो या किसी और से बात कर लो, कोई और चीज़ कर लो जो तुम्हें खुशी देती है, जो तुम्हारा मूड रिफ्रेश कर सकती है। लेकिन उसके बाद अगले दिन से मतलब
प्रॉमिस योर सेल्फ कि तुम अच्छे से पढ़ाई करने बैठोगे और अनदर 1 मंथ के लिए तुम कंसिस्टेंट रहोगे। ऐसे नहीं कि फिर 10 दिन बाद तुम दोबारा यही बोलो कि अब मन नहीं कर रहा है। मैं डेफिनेटली समझ सकती हूँ कि मन नहीं करता है, और जब ऐसे टाइम्स होते थे कि जब मेरा मन नहीं करता था और मुझे पढ़ना ज़रूरी है और मुझे मोटिवेशन चाहिए होती थी, तो एक तो हम एलन में पढ़ते थे, तो एलन में हर 3-4 मंथ्स में एक ओरिएंटेशन कैंप सॉर्ट ऑफ होता था हमारे लिए, जिसमें हमें मोटिवेट किया जाता था। बट वो भी अंडरस्टूड चीज़ होती है कि वो वाला भी मोटिवेशन एक्सट्रिंसिक होता है, 2-3 दिन चलता है और उसके बाद फिर वो ठंडा हो जाता है। तो अगर तुम्हें मोटिवेशन चाहिए, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल होते हैं, जैसे तुम ये वीडियो भी देख रहे हो, यूट्यूब पे देयर आर अ लॉट ऑफ वीडियोस अवेलेबल टॉपर्स के और अलग अलग मोटिवेशनल स्पीकर्स के, जिन्हें तुम देख सकते हो, उनसे इंस्पिरेशन ले सकते हो। जैसे मैं जब बोर होती थी या मेरे को पढ़ाई करने का मन नहीं करता था, तो मैं ये काम करती थी, मैं यूट्यूब पे वीडियोस देखती थी और लोगों के जो सक्सेसफुल हैं या जो इंस्पायर करते हैं लोगों को। दैट हेल्प्स। उससे क्या होता है कि हमारे अंदर भी एक डिज़ायर डेवलप होती है कि यार हमें भी ऐसा कुछ करना है। ऑल्सो एक और चीज़ है, मैंने ये चीज़ इम्प्लीमेंट तो नहीं की थी अपने स्केड्यूल में, लेकिन मुझे लगता है कि इम्प्लीमेंट अगर करी जाए तो अच्छी रहेगी, विच इज़ कि हम ना एक सॉर्ट ऑफ विजन बोर्ड बना सकते हैं अपने लिए, कि तुम्हें जो कोई भी ड्रीम कॉलेज चाहिए तुम उसका फ़ोटो लगा लो अपने रूम में, या जो भी तुम्हारा ड्रीम है फॉर द नेक्स्ट 3-4 ईयर्स, तुम अपने आप को जहाँ पर भी देखते हो उस चीज़ का एक सॉर्ट ऑफ पोस्टर या कुछ बना के अपने रूम में कहीं पे चिपका लो, और जब भी तुम्हारा पढ़ने का मन ना करे तुम उसकी तरफ देखो। तो दैट इज़ द थिंग विच विल जनरेट द डिज़ायर इन यू, दैट फायर इन यू, कि हाँ मुझे पढ़ना है क्योंकि मुझे इस जगह जाना है, क्योंकि मुझे ये इस मुकाम तक पहुंचना है, बिकॉज दिस इज़ माय फाइनल गोल, और अगर मुझे ये अचीव करना है कल तो आज मुझे पढ़ना पड़ेगा। तो दिस इज़ द थिंग विच कैन हेल्प यू मोटिवेट योर सेल्फ, कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड ऑल द टाइम। लेकिन डेफिनेटली यार प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है पूरा टाइम मोटिवेटेड रहना, और अगर कभी यू लूज़ योर मोटिवेशन या तुम डीमोटिवेट हो रहे हो, उसमें कुछ गलत नहीं है, इट्स वेरी नॉर्मल, सबके साथ होता है। 2 साल एक लंबा स्पैन ऑफ टाइम होता है, कोई बात नहीं। बस इस बात को मेक श्योर करना कि कभी गिव अप मत करना, किसी पॉइंट पर इतना डीमोटिवेट मत हो जाना कि तुम गिव अप करने के लिए मजबूर हो जाओ। कभी भी 2 साल, मतलब आई एम जस्ट सेइंग दैट 2 साल में मेरे भी बहुत लोज रहे हैं, लेकिन मैंने कभी भी गिव अप करने का नहीं सोचा, मतलब गिविंग अप वाज नेवर एन ऑप्शन। कभी ऐसा नहीं सोचा कि कोटा से वापस चली जाती हूँ घर और फिर देखती हूँ कि क्या करना है, नहीं। इट वॉज ऑलवेज लाइक कि भाई अब स्टार्ट कर दिया है तो एंड भी अच्छे से ही करेंगे, नो मैटर बीच में कितनी प्रॉब्लम्स आए, नो मैटर बीच में कितने हर्डल्स आए, बट द एंडिंग शुड बी विद अ ब्लास्ट। तो दैट इज़ अनदर थिंग टू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड। प्लीज़ नेवर एवर एवर थिंक ऑफ गिविंग अप, क्योंकि गिविंग अप इज़ नेवर एन ऑप्शन। आई विश यू गाइज ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। आई होप कि every one of you who's seeing it gets a very very good rank in NEET 2021 or 2022, and please just stay safe, stay happy, and you will definitely be able to crack it. At last, I would also like to thank Target Medical for providing me with this opportunity to address so many of you aspirants and tell my journey and narrate to you all that what did I do in my 2 years of preparation. I'm very thankful to them. Also if you want to connect with me, you can definitely check out the description. They have left the links to my Instagram. You can definitely connect with me if you like to.
I would definitely want to connect with you guys and know about your concerns and your issues. And yeah, thank you for watching this video.